तो हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज हम पढ़ने वाले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया था कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, बताने को तो मैं एक वीडियो में दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर मैं बता देता एक साथ तो कुछ चीज़ें रह जाती, कुछ चीज़ छूट जाती, फिर अच्छे से समझ में नहीं आता। तो इन दोनों की मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, नाभिकीय विखंडन के लोग और नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको बोलते हैं, दोनों की अलग अलग वीडियो बना रही। इसके बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा 6 बीटा 6 गामा 6, जिसको अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के बोलते हैं। तो ध्यान से इस चीज़ों को समझना। आज का टॉपिक हमारा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो समझो, कहना क्या चाहते हो जरा देखो। मैंने आपको ये जो ग्राफ बनाया था, मास नंबर के बीच में था, ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये लिख दिया है कि मास नंबर, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जो ग्राफ आया था कुछ ऐसा आया था। तो इस साइड में जो न्यूक्लियस थे, इस साइड के जो न्यूक्लियस थे इस वाले, वो क्या थे? वो थे थोड़े थोड़े क्या थे? लाइटर थे। लाइटर बोले तो हल्के थे। कैसे थे? हल्के न्यूक्लियस थे। और साथ में इनकी जो आपके पास जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, वो भी बहुत कम थी, लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक थी, यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या थी? ये अनस्टेबल थे। क्या थे? अनस्टेबल थे। तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या हो रहे थे? कलेक्ट हो रहे थे। कलेक्ट, फिजिक्स में भाषा समझो, क्या हो रहे थे? भेले। एक जगह जब दोनों हो दोस्तों एक बार हमारे, तो ये दोनों क्या हो रहे थे? एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। क्या हो रहे थे? इकट्ठे। यानी इस साइड में जो एटम्स आ रहे थे, इस साइड में जो न्यूक्लियस आ रहे थे, हल्के न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये हो गया, तो ये अनस्टेबल थे। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे थे? दोनों मिलकर, ये दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे थे, एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे थे। और ये बनता कैसा वो सब बताएंगे। क्या बना रहे थे? हैवी न्यूक्लियस, भारी नाभिक। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते तो इस घटना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन। ठीक है, या फिर इंग्लिश में आप ऐसे बोलते हो, जो दो लाइटर न्यूक्लियस है वो एक एक दूसरे के पास आए, मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाया, तो जिससे वो स्टेबिलिटी हो गई। मान लो उन्होंने यहाँ तक एक न्यूक्लियस बना लिया, इस साइड में मान लो हीलियम है। क्या है? हीलियम। इसकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग 7 या 8 के आसपास है। कितनी? तो ये क्या? स्टेबल। तो ये क्या? स्टेबल। तो ये दोनों मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाया, किसका? हीलियम का बनाया। तो ये चीज़ प्रोसेस थी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, 1H1, एक 1H1, ये दोनों मिलकर एक ड्यूटोरियम बनाया। ठीक है, तो आगे प्रोसेस होती है, ये दो हल्के न्यूक्लियस है, इन दोनों ने मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? न्यूक्लियर फिजन। कितनी बात चमकी? चमके। तो आगे देखो, सारी चीज़ें बताएंगे आप लोगों को, जरा देखो। अब सुनो, मान लो ऐसा, ये होता कैसे? आपके पास दो न्यूक्लियस है, ऐसे एक न्यूक्लियस है, ऐसे आप इनको पास लेके आ रहे हो। क्या लेके आ रहे हो? पास। मान लो यहाँ तक पास लेके आए। अब क्या हुआ? जैसे ये पास आ गए तो ये ऐसे थोड़े अपने इस टाइप से मुड़ गए। क्या हो गई? जैसे जैसे पास आ रहे थे, पास आते गई, एक दो न्यूक्लियस हमारे पास हाइड्रोजन एटम के, मान लो एक न्यूक्लियस इधर आया, एक न्यूक्लियस इधर आया। जैसे जैसे दोनों पास आ रहे थे, दोनों मुड़ गए, दोनों हैवी न्यूक्लियस नहीं बना पाए। ऐसा क्यों? जरा देखो, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्या दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे? क्या इनके बीच में रिपल्सन होगा? क्या इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा? होगा। तो ये तो इधर जाएगा, ये किधर जाएगा? इधर। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है।
कैसी है पता है, वैसे वीक होती है, लेकिन इनकी बात कर रहा हूँ, कितना सा न्यूक्लियस, इतना सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है जो इनको क्या करती है, रिपल करती है, जिस वजह से ये दोनों जो न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाना चाह रहे थे और वो वापस क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए, वापस रिपल हो गए। तो इस चीज़ को कैसे हम मैनेज करें कि वापस मिल जाए और एक हैवी न्यूक्लियस बन जाए, ज़रा सोचो। अगर बच्चा लोग अगर इन दोनों न्यूक्लियस में से किसी एक न्यूक्लियस के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ, एक्स्ट्रा वर्क कर दूँ, इन दोनों न्यूक्लियस में से किसी एक न्यूक्लियस पे मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूँ, जैसे इस न्यूक्लियस पे मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के खुद ने एक्स्ट्रा वर्क के इसको इधर लेके आया, क्या करना है मुझे, इस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के एक्सटर्नल वर्क करके इसको मैं इधर लेके आया। जैसे ही मैं इसको पास लेके आऊँगा तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स होती है जिसको हम न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स। नाभिकीय बल, आपका काम क्या है, सिर्फ इनको इतना पास लाना, एक दो न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस को इतना पास लाना है कि जो इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही है वो इफेक्टिव हो जाए, उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लो इसको मैं यहाँ तक लेके आ गया, यहाँ तक लाना है, बाद में ऑटोमेटिक अपने आप एक फोर्स है जो इसको खींच लेगी और उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम उस फोर्स का नाम, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। क्योंकि उस टाइम ऐसा मत सोचना कि उस टाइम ये जो रिपल्सन फोर्स है ये लगता है या नहीं लगता, लगता है बच्चा लोग। उस टाइम भी जब ये पास आ रहे थे उस टाइम भी न्यूक्लियर फोर्स के बीच के अलावा एक रिपल्सन फोर्स हो लगता है, प्रतिकर्षण बल, लेकिन उसका मान कम होता है। उसका मान क्या होता है, कम। और कौन सा फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, वो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल। कितनी बात चमकी। आपको क्या करना है इस न्यूक्लियस पे एक्सटर्नल फोर्स करना है, एक्सटर्नल वर्क करना है और इसको यहाँ तक लेके आना है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल। जैसे इसको पास लेके आओगे तो वो न्यूक्लियस फोर्स इसको ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है। रिपल्सन फोर्स भी लगता है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जब न्यूक्लियर फोर्स अपना प्रभाव छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप ये दोनों मिल के एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैवी न्यूक्लियस। या फिर इनको एक तरीका और है, अब सुनो, हम एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना लगाएंगे, ऐसे ना थोड़ी करें, न्यूक्लियस इतना सा होता है उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये तो बताने की बात थी। असल में क्या होता है, इनको मान लो हीट दिया जाता है। क्या किया जाता है, हीट। इनको हीट देके इनके टेम्परेचर में इंक्रीज किया जाता है, हीट देके इनके टेम्परेचर में इंक्रीज किया जाता है और ये पिघल कर पास आ जाते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। तो इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए वो देखो ज़रा, कितनी बात चमकी। ये असल में कैसे होता है इस प्रोसेस को। अब इसकी कुछ कंडीशन भी है न्यूक्लियर फिजन की, कि वो कंडीशन अप्लाई करेंगे तभी चीज़ें होगी। एक तो आपको पता चल गया कि इनको पास लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मतलब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे, हीट, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन के एटम है वो क्या करेंगे, जुम 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 ऑक्सीलेशन करेंगे, वाइब्रेशन होगा, जुम 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 करने से क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल, आसपास के मॉलिक्यूल एकदम पास में आ जाएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी और पिघलने की वाली कंडीशन में आ जाएगा और ये मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे। तो देखो, मान लो आपको किसी को हीट करके इतने तक एनर्जी दी, इतनी हीट दी 400 किलो वोल्ट, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, E बराबर 1/2 KT, बी कांस्टेंट होता है 1/2 KBT। जो KB होता है उसको बोलते हैं वोल्ट्जमान कांस्टेंट, वोल्टेज मैन कांस्टेंट, हिंदी में वोल्टेज मान नियतांक, वोल्टेज मान नियतांक। आपने इनको गर्म करके इतना पास लाया, कितनी हीट, 400। अब मान लो आपने इनको हीट दी, क्या दी, हीट देने से इनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज जैसे हुआ इनकी एनर्जी बढ़ी। क्या, उनसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी में हमको क्या करना है, हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देनी। क्या करना है, अब जैसे इसको गर्म करोगे हाइड्रोजन एटम को, तो गर्म करने से क्या होगा, इनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से या जो से बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ये हाइड्रोजन एटम में वाइब्रेशन करेंगे, ऑक्सीलेशन करेंगे, तो तेज स्पीड से ऑक्सीलेशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, तो आसपास के एटम इसके एकदम पास में आ जाएंगे और दोनों मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब सुनो, अब देखा गया कि इनको गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए, एकदम पास बनाने के लिए लगभग 3 × 10⁹ केल्विन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर देना पड़ता है।
अब सोचो, लेकिन ऐसा टेम्परेचर अर्थ पर बनाना कैन नॉट पॉसिबल, मुश्किल है, कैन नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं कर सकते। अभी तो फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं कि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें इतना टेम्परेचर हम जिसको कंटेन कर सकते हैं, इतना टेम्परेचर 3 × 10⁹ केल्विन। अभी तो कहीं फ्यूचर में हो सकता है मे बी, अभी फ़िलहाल तो है नहीं कितना टेम्परेचर। तो क्या होता है देखो, एक बात बताओ, आपके पास मान लो एक हाइड्रोजन गैस है, ये किया कैसे जाता है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। मान लो एक हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को आपने हीट किया, क्या किया, हीट किया। हीट करने से उसके एटम जो थे वो अलग अलग हुए। जैसे मान लो आपके पास H2 था, H2 को गर्म किया तो HH हो गए, मतलब इनका क्या होगा, आयनाइजेशन हो गया, आयंस आयंस बन गए। क्या बन गई, आयन बन गए। क्या बन गई, इनको आपने हीट किया, हीट करने के बाद दोनों अलग अलग हुए। अब इनको आपने और हीट किया, तो इनको और हीट करने से ये नेचर के अंदर क्लाउड के रूप में फैल जाते। किसके रूप में, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन ऐसे अपना क्लाउड बना लेगा, ऐसे करके ये हाइड्रोजन क्लाउड के रूप में फैल जाते हैं, और इस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं, प्लाज्मा। जैसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, कौन सी, प्लाज्मा अवस्था। मान लो स्टार्ट में आपके पास सॉलिड था, सॉलिड को आपने गर्म किया तो ये क्या बना, लिक्विड। लिक्विड से क्या बना, गैस। गैस को और गर्म किया तो एक क्लाउड के रूप में ऐसे ऐसे करके फैल जाएंगे, अपनी अपनी फील्ड बना लेंगे। उस फील्ड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, जो पदार्थ की फोर्थ कैटेगरी में आता है। तो अब क्या होता है, ये इतने फैल के क्लाउड बना लेते हैं कि इनकी शेप लगभग कुछ ऐसी हो जाती है, और जब भी इनको टेम्परेचर में और चेंज करते हैं तो एकदम पास आके कि ये हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इतना टेम्परेचर बनाना तो मुश्किल है, कितना टेम्परेचर हम अर्थ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं भाई, 3 × 10⁹ केल्विन, जो कि सन पे पॉसिबल होता है। किस पे, सन पे। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। ऐसा क्या किया जाए कि इसके लिए बच्चा लोग आपको करना पड़ता है एक बॉम्ब का निर्माण। किसका, एटम बॉम्ब का निर्माण। किस बॉम्ब का, तो इस एटम बॉम्ब में जो एनर्जी निकलती है लगभग 10⁷ केल्विन के आसपास होती है। उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं। एटम बम से जो एनर्जी निकलती है वो कितनी एनर्जी लगती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 10⁷ केल्विन। इस एनर्जी से ही हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं, इसी एनर्जी से हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। जब जरा देखो, अब दो तीन कुछ कंडीशन है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर भी ज़्यादा। टेम्परेचर कितना, 10⁶ से लेके 7 केल्विन तक, इतना तो टेम्परेचर होना ही होना चाहिए। कितना, 6 से लेके 7, बुक में कभी मिल जाए 9 केल्विन भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 6 से लेकर 7 केल्विन तक तो एक तो प्रेशर हाई होना चाहिए। प्लस में आप जब प्रैक्टिकली जब ये चीज़ों करते हो तो वहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन के नाभिक ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो एकदम संख्या ज़्यादा होने से वो एकदम पास आएंगे, पास आएंगे तो पिघल के क्या बन जाएंगे, एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए। 10⁻6 केल्विन तक क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी उस टाइम होने चाहिए, नाभिक प्रचुर मात्रा में मिलने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है इसकी। अब आगे देखो, इसके दो उपयोग है। अब सुनो, जो सन होते हैं, स्टार होते हैं, सूर्य व तारे, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग इतना ही होता है, 6 से लेके 9 केल्विन तक। और साथ में सन पर जो आपको लगभग 90% कितना हाइड्रोजन एटम मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के एटम, और 10% आपको हीलियम गैस। क्या मिलेगा, हीलियम की गैस। अब इसी वजह से सन पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन,
सन पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब सुनो, सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, यानी विखंडन नहीं होता। नाभिकीय विखंडन सन पे नहीं होता, क्योंकि नाभिकीय विखंडन हैवी न्यूक्लियस का होता है। किससे न्यूक्लियस का होता है? हैवी न्यूक्लियस। और सन पे हैवी न्यूक्लियस नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये तो कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि सन पे कैसे हल्के एलिमेंट है, लाइटर एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम है, तो वो मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते, तो वहाँ पर होता है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये बात समझ में आएगी। इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो पीपी चक्र जिसको प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र बोलते हैं, एक है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पीपी चक्र, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र बोलते हैं कि एक हाइड्रोजन मिलके कैसे हीलियम अणु का निर्माण करता है पूरी प्रोसेस के साथ। इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी। पीपी चक्र, पीपी साइकिल। अब सुनो प्रोसेस। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में देखो बच्चा लोग, एक हाइड्रोजन एटम एक और हाइड्रोजन एटम मिलके एक ड्यूटोरियम का निर्माण करते हैं। किसका? ड्यूटोरियम का। अब एक बात बताओ, मैं अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6 पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जब बीटा 6 होता है, बीटा 6 दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव होता है और एक बीटा पॉजिटिव होता है। तो बीटा नेगेटिव होता है, मान लो किसी एलिमेंट का XZA, इसका बीटा नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? बीटा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो हमारा वाई एलिमेंट आएगा, उसके एटॉमिक मास और परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या चेंज आता है वो देखना है। अब मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, आपने फर्स्ट चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा कि जो नाभिकीय विक्रिया होती है उनमें आवेश संरक्षित रहता है, कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें चार्ज कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे जेड है, क्या है? Z-1 है। अगर यहाँ पे भी स्टार्ट के अंदर जितना यहाँ पे उतना ही वहाँ पे होने के लिए अब -1 हो रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा? Z+ होगा और इसका मास नंबर सेम है, ठीक है, क्योंकि Z यहाँ पे कितना मास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? Z इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मान लो -1 हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो यहाँ पे Z ही होना चाहिए। जब इनको दोनों को जोड़ोगी तो ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? Z बचेगा। तो यहाँ पे भी क्या है? Z। और इसमें साथ में एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। क्या निकलता है? एक ऐसा पार्टिकल है जिसके बारे में बात करेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इस पर। अभी आप बस इतना समझो कि बीटा 6 और बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव क्या होता है। तो ये था बीटा नेगेटिव। और बीटा पॉजिटिव के अंदर क्या होता है वो देख लो। वहीं ZX बीटा पॉजिटिव के अंदर एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? प्लस। एक पॉजिट्रॉन बाहर निकल, अगर यहाँ पे प्लस आए तो जो वाई आएगा चार्ज को कंजर्व रखने के लिए, आवेश को संरक्षित रखने के लिए, यहाँ पे Z-1 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसके साथ निकलता है न्यूट्रिनो। क्या निकलता है? ये तो एंटी न्यूट्रिनो, ये है न्यूट्रिनो। बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रिनो, ठीक है। अब सुनो, बीटा पॉजिटिव के अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो एक स्थान पीछे हो जाता है, यानी एटॉमिक नंबर एक स्थान नीचे हो जाता है। और जो बीटा नेगेटिव के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो एक स्थान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसमें एक चीज और देखो, इसमें एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। इसमें प्रोटॉन कम हो रहा है, मतलब एक न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। ये बात जरा ध्यान में रखना कि बीटा नेगेटिव के अंदर एक जो प्रोटॉन होता है वो किसमें, एक न्यूट्रॉन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ये अंदर अंदर रिएक्शन होती है, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं। अभी बस आप इतना समझो कि बीटा नेगेटिव के अंदर एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। और बीटा पॉजिटिव के अंदर एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। इसका उल्टा होगा, इसमें क्या होता है? एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। अब इसमें एक प्रोटॉन किसमें? न्यूट्रॉन में। एक प्रोटॉन किसमें? एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इतना बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब देखो आगे, अब सुनो इसमें क्या हो रहा है। इसमें इसके पास कितने एटम है, कितने प्रोटॉन? इसके पास एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो ही नहीं। इसके पास कितने प्रोटॉन है? एक, क्योंकि 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 1 - 1 0 न्यूट्रॉन। इसके पास कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है। तो 2 - 1 न्यूट्रॉन कितनी है? एक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान से समझ लेना इसको।
दोबारा बता दूंगा कि इसमें एक प्रोटॉन इधर, एक प्रोटॉन इधर, क्योंकि न्यूट्रॉन तो है नहीं इधर। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, 2 - 1 हो गया, न्यूट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, किस में? तो इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। तो ये बीटा पॉजिटिव होता है, और बीटा पॉजिटिव में आपको पता है न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। क्या निकलता है? न्यूट्रिनो, क्योंकि इसमें एक मास नंबर कम हुआ है। बीटा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर कम होता है। क्या होता है? तो इसमें एक एटॉमिक नंबर कम हुआ है, और इसमें एक न्यूट्रिनो बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? न्यूट्रिनो। इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बीटा पॉजिटिव क्षय हो रहा है, क्या हो रहा है? और एक न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, साथ में इतनी एनर्जी बाहर निकलती है। क्या निकलती है? इतनी एनर्जी। अब सुनो, अब जब ये जो होता है न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, आपको पता है बीटा पॉजिटिव क्षय में एक बीटा पॉजिट्रॉन पार्टिकल हो निकलता है, जिसको हम बोलते हैं, इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ आगे, E+, ये न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी। बीटा पॉजिटिव क्षय हो रहा है क्योंकि एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। तो बीटा पॉजिटिव होता है, एक तो पॉजिट्रॉन निकलता है, साथ में न्यूट्रिनो निकलता है। अब ये जो पॉजिट्रॉन होता है, ये आसपास के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके वेव बनाता है। क्या बनाता है? वेव बनाता है। इसको बोलते हैं मैटर इनिहिलेशन रिएक्शन। मैटर इनिहिलेशन रिएक्शन मतलब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके नष्ट हो जाते हैं, मतलब मैटर गायब हो गया। एक पॉजिट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों आपस में मिले और मैटर गायब हो गया। और जब मैटर गायब होता है, आपको पता है मास जब गायब होता है तो क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो इसमें 2 एनर्जी वेव निकलती है, गामा, और साथ में कितनी एनर्जी बाहर निकलती है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने रिएक्शन की, रिएक्शन करके मैटर गायब हो गया, और मैटर गायब हो गई, 2 वेव निकल दी। आपको पता है जब मैटर गायब होता है कब क्या होता है? एनर्जी बाहर निकलती है। क्या लिखती है? E = mc²। तो कितनी? 2 वेव निकलती है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, स्टेप 2। अब ये जो ड्यूटेरियम होता है 1H2, यह आसपास के अगल बगल के हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एक हीलियम अणु बनाता है 2He3, साथ में एक वेव निकालता है गामा, प्लस में इतनी एनर्जी बाहर निकलता है। मान लो कितनी एनर्जी बताएं इसमें इतनी एनर्जी 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी? 2He3 प्लस में गामा वेव, इसमें इतनी एनर्जी बाहर निकल। अब देखो इसके पास कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन है? एक न्यूट्रॉन। इसके पास कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन। यहाँ कितने प्रोटॉन? एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने? एक न्यूट्रॉन। तो आपको पता है यहाँ 2 प्रोटॉन है, इधर भी 2 प्रोटॉन, यहाँ एक न्यूट्रॉन है तो यहाँ भी एक न्यूट्रॉन। तो ये रिएक्शन नेचुरल रिएक्शन होती है, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है, इसको स्टेप नंबर 2 और स्टेप 3 में ये जो 2He3 मिलता है हीलियम अणु, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये हीलियम का अणु आसपास के एक और हीलियम अणु के साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल 2He4 बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल 2He4 प्लस में। अब देखो इसके पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है इसके पास? 2 प्रोटॉन। इसके पास कितने न्यूट्रॉन? 3 - 2, 1 न्यूट्रॉन। इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एक रेख 2 प्रोटॉन, एक रेख 2 प्रोटॉन। 3 - 2 1 न्यूट्रॉन, 3 - 2 1 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 4 - 2 2 न्यूट्रॉन। अब समझो यहाँ 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन, लेकिन यहाँ है 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन और चाहिए, तो ये साथ में क्या कर देगा? 2 प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। एक प्रोटॉन ये निकला, एक प्रोटॉन यहाँ निकला। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे भी कितने? 2 न्यूट्रॉन। प्लस में इतनी एनर्जी बाहर निकलता है। कितनी एनर्जी बाहर निकलता है? इतनी एनर्जी। तो ये इसके लिए 3 स्टेप। कितने स्टेप है? 3 स्टेप। क्या इतनी बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना चाहते हो तो। फिर आगे देखो, अब क्या करते हैं, इक्वेशन को नेट इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नेट। असल में लास्ट में क्या मिला? तो ये 3 इक्वेशन है,
अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको 2 से, इक्वेशन 2 है, स्टेप जो 2 है उसको भी 2 से, स्टेप 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। स्टेप 1 और स्टेप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, यानी स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रा ध्यान से समझना, स्टार्ट में अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। कितने, एक साइड में देख रहे हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 प्लस ई, तो ये 2 प्लस ई, 2 प्लस ई से कैंसिल, 2 प्लस ई से प्लस ई कैंसिल। अब समझो एक चीज और, यहाँ पे 1s2, यहाँ पे 2 1s2, यहाँ पे 2 ड्यूटेरियम, इधर भी 2 ड्यूटेरियम, ये 2 ड्यूटेरियम 2 ड्यूटेरियम इस वाले से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, एक रेख 2, इस साइड में भी कितने हाइड्रोजन एटम, 2, ये 2 इससे कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक रेख 2 हीलियम के अणु, यहाँ पे भी कितने, 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों भी इससे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब बचा क्या वो देखो, इस साइड में कुछ बचा है क्या, इस साइड में तो ये तो बचे 2 और 2, ये कितने हो गए, 4 तो हाइड्रोजन एटम बचे, 4 और 1h1, तो 2 और 2 क्या हो गए, 4। इस साइड में और कुछ बचा है क्या, नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं। अब इस साइड का कंप्लीट हो गया, आगे देखो इस साइड में क्या बचा है, एक तो इस इक्वेशन में कुछ बचा है क्या, 2 गामा वेव, 2 न्यूट्रिनो बचे, ठीक है, प्लस में इतनी एनर्जी बची, उसको बाद में लिख देंगे। इसमें 2 और 2 कितने हो गए, 4, 2 2 4 और साथ में इधर भी 2, तो कितनी होगी, 6 गामा वेव, 2 2 4 2 6, और कुछ बचा है, एक हीलियम 2He4, ये चीज़ें बची है क्या, और कुछ बचा है, नहीं। अब इन सभी सारी एनर्जी को जब जोड़ते हैं तो लास्ट में जो नेट रिजल्टेड एनर्जी मिलती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन में कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन में कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय संलयन में कितनी एनर्जी निकलती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये पूरी प्रोसेस समझ में आई। मैंने क्या किया है, मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी इधर भी 2, 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 और इसको भी पूरी इक्वेशन को 2 से, इसमें भी पूरी इक्वेशन को 2 से, इसमें भी पूरी इक्वेशन को 2 से। अब समझो जरा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 और 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पे 2 पॉजिट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 पॉजिट्रॉन, 2 इस साइड के, इस साइड से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे 2 ड्यूटोरियम के एटम, 2 1s2, इधर भी 2 1s2, इस साइड के इस साइड से कैंसिल। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम, तो इस साइड में देखो कहीं पे क्या, ये रही एक रेख 2, तो ये 2 2 इससे कैंसिल। यहाँ पे 2 हीलियम के अणु, 2He3 2He3, ठीक है, अनस्टेबल है जो कि, यहाँ पे भी 2He3, तो ये 2 इस 2 से क्या हो गए, कैंसिल। सिर्फ क्या बचा, 2, तो ये चीज़ें बची, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस साइड में 2He4 बचा, जो कि बनाया है हमने कि 4 हाइड्रोजन एटम मिलके किस प्रकार एक हीलियम अणु का निर्माण करते हैं जो कि स्टेबल होता है। प्लस में 2 गामा वेव, प्लस में 2 2 4 2 6, 2 न्यूट्रिनो, ये 6 गामा वेव, प्लस में इन सभी जो एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आंसर आएगा, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था पीपी चक्कर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। ठीक है, तो ले लिया, आगे देखो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर निकलती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। एक होता है नाभिकीय संलयन, जिसको फ्यूजन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिसको फ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजन।
अब इन दोनों में से किस रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती, तो आपको पता है इसमें से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकली थी, इसमें से 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकली। तो नंबर से आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन ये गलत है बच्चा लोग। ज़्यादा एनर्जी इससे निकलती है। पर न्यूक्लियर एनर्जी देखनी, क्या देखनी, पर न्यूक्लियन। अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियन थे 236 से 236 AMU से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी, अब एक AMU की बात करें किसकी, तो एक AMU का निकालने के लिए 200 में 236 का क्या करेंगे डिवाइड, 200 का 236 में डिवाइड करो तो सीधा तो जाएगा ना, पॉइंट में आएगा, तो 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी, तो इसमें कितनी एनर्जी बाहर निकली, इतनी। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम था, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम अणु का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें 4 AMU से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक AMU की बात करूं तो 26.7 में 4 का डिवाइड करो तो 6.7 समथिंग आएगा। कितना आएगा 6.7। इसमें अब आप ही देख लो इसमें किस में ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है, इसमें पर न्यूक्लियन ज़्यादा निकल रही है, इसमें पर न्यूक्लियन इतनी निकल रही है, मतलब कम निकल रही है। तो ज़्यादा एनर्जी किस में निकलती है, इस वाले में निकलती है। अगर आपके पास मान लो एक बोरी यूरेनियम है और एक बोरी हाइड्रोजन एटम है, तो ज़्यादा एनर्जी किससे निकलेगी, एक बोरी की हाइड्रोजन एटम से निकलेगी, क्योंकि इसमें पर न्यूक्लियन ज़्यादा एनर्जी निकलती है 6.7, इसमें पर न्यूक्लियन कम एनर्जी निकलती है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। इसके अंदर कम्प्लीटली आपको फुल डेप्थ फुल कंसेप्ट के साथ हर चीज़ें मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।